तो इस जीवा ने वृत्त की परिधि पर, ये जीवा है, इसने ये वृत्त की परिधि पर मान लो 40 डिग्री का कोण बनाई है। तो ये जीवा भी जो है इस वृत्त की परिधि पर, तो इस जीवा द्वारा कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री का ही होगा। ये जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर यदि 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये वाली जीवा द्वारा भी वृत्त के केंद्र पर 80 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि दोनों की लंबाइयां क्या है, बराबर है। यदि AP बराबर 4 सेंटीमीटर, PD बराबर 3 सेंटीमीटर और CP बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पता है, AP से लेके PB तक का गुणा और BC से लेके इसका गुणा, तो 12 तिया कितना होगा, 36, तो 9 चौके कितना होगा, 36। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं और ज्यामिति के हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और उसमें आज हम वृत्त की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। जैसे मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर, मान लो ये दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से, सभी बिंदुओं को मिलाने से क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। जैसे मान लो ये बिंदु है, निश्चित बिंदु है, इससे सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी, बराबर। ये सारी दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये जो बराबर दूरी को मानकर हमने जो ये आकृति बनाई है, ये क्या कहलाती है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, उस बिंदु को वृत्त का केंद्र, किस बिंदु को, जिस निश्चित बिंदु से हमने सबकी दूरियां ली हैं, वो क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये जो हमारा O बिंदु है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लो ये वृत्त का केंद्र है, तो इससे जो दूरी मान के हमने ये जो खींचा है, आकृति बनाई है, यह आकृति, ये जो दूरी कहलाती, क्या कहलाती है, त्रिज्या R। इसको हम R से डोनेट करते हैं और इसको बोलते क्या है, त्रिज्या। तो ये हो गया हमारा वृत्त। अब वृत्त की जो जीवा या चापकर्ण, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है ना। वृत्त की हमें क्षेत्रफल, परिधि, ये सब हम कहाँ कवर करते हैं, हम क्षेत्रमिति में कवर करते हैं। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम उन सब चीज़ों को यहाँ पर नहीं देखेंगे, है ना। तो अभी हम आ गए हैं वृत्त की जीवा या चापकर्ण पर। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, जैसे मान लो ये बिंदु है और ये बिंदु है, तो इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। मान लो जैसे ये वृत्त का केंद्र है, तो इस केंद्र से होकर जो जीवा जाएगी वो क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास कहलाएगी। जैसे मान लो ये जो दो रेखाएं मैंने खींचा हूं, ये रेखा और ये रेखा, ये क्या है, वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास भी क्या है, एक जीवा है, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए जैसे मान लो ये वृत्त का केंद्र है, ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। अब मैं अगर इसके ऊपर जाता जाऊंगा तो मेरी जीवाओं की लंबाई क्या होती जाएगी, कम। और इसके नीचे आता जाऊंगा तो भी जीवाओं की लंबाई क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि परिधि से जोड़ना है मुझे रेखाओं को, बिंदुओं को, तो वो क्या बनेगी, जीवा। तो वृत्त की जो व्यास है, ये वाला व्यास, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। ऊपर जाओगे तो जीवा की लंबाई कम होगी और इससे नीचे जाओगे तो भी जीवा की लंबाई कम होगी। तो वृत्त का व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की बराबर लंबाई की जीवा परिधि तथा वृत्त के केंद्र पर क्रमशः बराबर कोण बनाती है। ये एक वृत्त है, ये इसकी जीवा है और ये किसकी जीवा है, ठीक। तो और ये है वृत्त का केंद्र O। तो ये वृत्त की जीवा मान लो ये 5 सेंटीमीटर लंबी है, ये वाली जीवा, और ये वाली जीवा भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो ये वृत्त के केंद्र पर अगर मान लो 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये भी वृत्त के केंद्र पर ये वाली जीवा भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। वृत्त की बराबर लंबाइयों की जीवा वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तो इसकी लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, इसने कितना कोण बनाई वृत्त के केंद्र पर, 30 डिग्री का। तो ये वाली जीवा भी जो है, ये वाली जीवा भी कितने की है, 5 सेंटीमीटर की। तो ये वाली जीवा भी वृत्त के केंद्र पर कितने का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी, ठीक। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। मान लो एक ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है। अब जैसे मान लो ये जीवा है, ये जीवा की लंबाई मान लो 7 सेंटीमीटर है और यहाँ कहीं एक जीवा है, इस जीवा की लंबाई भी 7 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा ने वृत्त की परिधि पर, ये जीवा है,
इसने ये वृत्त की परिधि पर मान लो 40 डिग्री का कोण बनाई है, तो ये जीवा भी जो है इस वृत्त की परिधि पर, तो इस जीवा द्वारा कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जीवाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। तो बराबर लंबाइयों की जीवा कोण पर तथा वृत्त की परिधि पर बराबर कोण बनाते हैं ना। कोण पर अलग डिग्री का कोण बनेगा और परिधि पर अलग डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन दो जीवाएं हैं वो परिधि पर बराबर कोण बनाएंगे। जैसे ये जीवा है तो इसने यहां पर कितने का कोण बनाई, 40 का। ये जीवा है, इसने परिधि पर कितने का कोण बनाई, 40 का। जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर यदि 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये वाली जीवा द्वारा भी वृत्त के केंद्र पर 80 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि दोनों की लंबाइयां क्या है, बराबर है। तो वृत्त की परिधि पर बराबर कोण 40-40 और वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण 80-80। ठीक है, तो वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त की परिधि पर भी बराबर कोण बनाती हैं। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। वृत्त की जीवा की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। जैसे मान लो ये केंद्र है, ये अर्धवृत्त हो गया, इसके ऊपर अर्धवृत्त और इसके बीच अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त से बना कोण कितना होगा, समकोण होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जैसे मान लो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है ये, और ये है वृत्त की जीवा। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। लंब मतलब कितना, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 सेंटीमीटर की लंबाई थी जीवा की, तो यहाँ से जो केंद्र, ये जो बिंदु मिला है, इससे यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त के जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त की 2 बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। वृत्त की 2 बराबर जीवाएं, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर की जीवा है और ये भी 5 सेंटीमीटर की एक जीवा है। ठीक, तो जैसे वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर की है, तो वृत्त के केंद्र से इसकी भी दूरी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। वृत्त के केंद्र से बराबर लंबाई की जो जीवाएं हैं, बराबर लंबाई की जीवा 5-5 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी 4-4 सेंटीमीटर पर स्थित होती हैं। तो ये जो बिंदु है, इससे इसकी दूरी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु से इसकी दूरी भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये दोनों जीवाएं कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं। यदि वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, है ना, तो जैसे मान लो ये वृत्त है, इसकी 2 जीवाएं हैं। मान लो ये एक जीवा है AB और एक जीवा है CD, तो और मान लो ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है P। तो इसमें क्या होता है, AP इंटू PB बराबर CP इंटू PD होगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ इसमें ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है, हमें दे देता है कि AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं जो P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, AB और CD, है ना। हमसे बोल देगा कि यदि AP बराबर 4 सेंटीमीटर, PD बराबर 3 सेंटीमीटर और CP बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पता है, AP से लेके PB तक का गुणा और BC से लेके इसका गुणा, तो 12 तिया कितना होगा, 36, तो 9 चौके कितना होगा, 36। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। A से लेके P तक का गुणा और P से लेके B तक का गुणा, जो गुणनफल प्राप्त होगा वो C से लेके P तक की लंबाई और P से लेके D तक की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। ये AB है और ये CD है। ठीक है, ये वृत्त की 2 जीवाएं हैं AB और CD। ये एक दूसरे को बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर कहाँ काट रही हैं, बिंदु P पर काट रही हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, हमें जो कटान बिंदु है वहां तक जाना पड़ता। जैसे मान लो ये बीच में था, तो हम कहाँ आ रहे थे, A से लेके P तक और P से लेके B तक और C से लेके P तक और P से लेके D तक। क्या लिख रहे थे हम इसको, AP इंटू PB बराबर CP इंटू PD, ऐसे लिख रहे थे। तो इसमें भी हमें यही करना पड़ेगा, A से लेके P तक। जैसे मान लो ये AP की लंबाई पूरी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, AP इंटू फिर B से लेके P तक जाएंगे, क्या हो जाएगा, BP। फिर जो इसका गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, C से लेके P तक आएंगे CP इंटू फिर D से लेके P तक आएंगे, कितना हो जाएगा, DP।
वृत्तखंड, जीवा द्वारा काटा गया भाग वृत्तखंड कहलाता। जैसे मान लो ये एक जीवा है, इस जीवा ने वृत्त को दो में बांट दिया, एक हो गया ये भाग और एक हो गया ये भाग। तो ये जो शेडेड पार्ट है एक वृत्तखंड ये हो गया, और जो नॉन शेडेड पार्ट है एक वृत्तखंड ये हो गया। ये वाला जो भाग है पिंक वाला एक अलग पार्ट, एक वृत्तखंड है, और एक जो ये पीला शेडेड पार्ट है ये वाला पार्ट ये एक अलग वृत्तखंड है। तो ये जो छोटा वृत्तखंड है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, है ना। जो ये छायांकित भाग है ये लघु वृत्तखंड है, और अछायांकित भाग क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो हमेशा एक जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में, दो वृत्तखंडों में विभाजित कर देती है। जैसे मान लो ये है ना, ये जीवा है, इसने वृत्तखंड को वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित कर दिया, एक ऊपर वाला वृत्तखंड और एक नीचे वाला वृत्तखंड, है ना। वृत्त के खंड, वृत्तखंड दो त्रिज्याओं तथा चाप द्वारा घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे मान लो एक ये वृत्त है और ये इसकी दो त्रिज्याएं हैं, तो ये जो भाग बना हमारा ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो इस जो दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये एक त्रिज्या ये, और ये क्या हो गई चाप, तो इससे जो भाग बना इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड भी दो होते हैं। जैसे मैंने ये पूरे वृत्त को दो भागों में अगर मैं मानूं, तो एक भाग वो जिसमें ये जो छायांकित भाग है वो, और एक भाग जो अछायांकित भाग है जहाँ पे ये डॉट डॉट नहीं है। तो ये वाला जो, अगर मैं इसको दो भागों में निकाल के बताऊंगा आपको, तो एक हो गया ये छायांकित वाला भाग, और एक हो गया ये अछायांकित वाला भाग। तो ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड, है ना। तो त्रिज्यखंड बनता है दो त्रिज्याओं से और चाप से, और वृत्तखंड बनता है जीवा से, ठीक है। वृत्त की छेदक रेखा, यदि कोई रेखा वृत्त को काटती हुई निकल जाए तो उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। जैसे मान लो ये ए बी एक रेखा है, तो ये वृत्त को काटते हुए निकल रही है, एक यहाँ काट रही है और यहाँ काट रही है, तो ये काटते हुए निकल गई, तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। उभयनिष्ठ जीवा, तो देखो दिए गए चित्र में एक उभयनिष्ठ ये वाली जो जीवा है ये क्या है, उभयनिष्ठ जीवा है। उभयनिष्ठ जीवा कैसे है ये उभयनिष्ठ जीवा, क्योंकि ये इस वाले वृत्त में भी आ रही है और इस वाले वृत्त में भी आ रही है, दोनों वृत्तों में है वो जीवा, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, उभयनिष्ठ जीवा कहलाएगी। केंद्र रेखा उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में 90 डिग्री पर काटती है। दोनों वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा केंद्र रेखा कहलाती है। केंद्र रेखा क्या करती है, जीवा को दो बराबर भागों में 90 डिग्री पे काटती है। तो ये जो जीवा है वो दो बराबर भागों में भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो ये पूरी लंबाई थी 10, तो ये 5-5 में बढ़ जाएगी, और यहाँ कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो केंद्र रेखा क्या होती है, दो वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है केंद्र रेखा। और केंद्र रेखा उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में 90 डिग्री पे काटती है, दो बराबर भागों में बांटती भी है और 90 डिग्री पर काटती है। अभी हम वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देखेंगे कि पहला है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। ये एक चाप है, ये चाप है, इस चाप द्वारा एक कोण बन रहा है केंद्र पर और एक कोण बन रहा है वृत्त के शेष भाग पर। तो मान लो जैसे ये कोण थीटा डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 2 थीटा डिग्री, है ना। तो चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या हम ये कहें कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। जैसे मान लो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये वृत्तखंड है, एक वृत्तखंड ये है और एक वृत्तखंड कहाँ है, ऊपर है। तो इस वृत्तखंड में जितने भी कोण बन रहा है, ऊपर वाले वृत्तखंड में जितने भी कोण बन रहा है वो आपस में कैसे होंगे, बराबर। जैसे ये वाला कोण यदि 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि इसी जीवा द्वारा बन रहा है ये। तो बराबर एक ही जीवा से बने कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये कोण
इस जीवा से बन रहा है और इसी जीवा से फिर हमारा ये वाला कोण भी बन रहा है। तो एक ही जीवा से बने कोण आपस में बराबर होते हैं, या एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये जीवा है, ये जीवा है, तो इस जीवा से एक ये वाला कोण बन रहा है ये, और इसी जीवा से एक ये वाला कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर। जैसे मान लो ये थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा डिग्री होगा। तो एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, या एक ही जीवा द्वारा बने कोण आपस में बराबर होते हैं। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। अब ये वाली जीवा का वृत्तखंड कौन सा है? ये वाला। तो एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा? एकांतर दूसरा वृत्तखंड ये अगर थीटा है तो एकांतर वृत्तखंड का कोण कौन सा है? ये। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड पे बने कोण के बराबर होता है। जैसे मान लो ये दिया है ये, अब मान लो ये स्पर्श रेखा है और यहाँ पर अगर 30 डिग्री का कोण है और इसको मैं इससे मिला के ये वाला कोण बना लूँ तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री का ही कोण होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें कोण निकालने के बहुत काम आती है। तो ये कोण कैसे कैसे हम निकाल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, वृत्त के किसी बिंदु पर बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा देख रहे हैं हम, वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा गई तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। वृत्त के किसी बिंदु को स्पर्श करती हुई गुजरती हुई रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती। तो ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या मतलब वृत्त के केंद्र को जोड़ दो तो ये कैसे होंगे? आपस में लंबवत होंगे। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब भी स्पर्श रेखा से बिंदु को त्रिज्या के बिंदु को मिलाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो जैसे किसी बाह्य बिंदु, ये एक वृत्त है, ये एक बाह्य बिंदु है, तो इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई। तो मान लो ये जो स्पर्श रेखा है PA और ये बिंदु है B, तो PA बराबर क्या होगा? PB होगा। एक किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। और एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब इसके अलावा इससे हम तीसरी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। इसको क्या करने लगेगी? वो प्रतिच्छेद करने लगेगी। स्पर्श रेखा की लंबाई है ना, मान लो ये एक बाह्य बिंदु है P और ये है वृत्त का केंद्र O, और वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने पर ये क्या मिल गई हमें? त्रिज्या। और हमें केंद्र O से इस स्पर्श बिंदु की दूरी जो है वो D दी हुई है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे? अभी जस्ट हमने देखा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। तो D हमारा क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, और मैं इसको मान लेता हूँ P से लेके इस स्पर्श बिंदु की दूरी x है, तो क्या हो जाएगा? प्लस आधार का वर्ग। तो बिंदु की दूरी कितनी है? x, हमें वही निकालना है। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि x स्क्वायर बराबर कितना होगा? r स्क्वायर d स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? d स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? अंडर रूट d स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो जो यहाँ से हमें स्पर्श रेखा की लंबाई पता चल जाएगी। तो ये इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 90 डिग्री का एंगल लगा के पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम फटाफट निकाल लेते हैं। ये जैसे ये 15, ये 17, तो ये कितना होगा? 8 होगा। मान लो ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 3 होगा। वो आसानी से हमें पता चल जाता है। चक्री चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ हो? वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसे चक्री चतुर्भुज कहते हैं। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जैसे मान लो ये 100 डिग्री है
ये चक्रीय चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष कहाँ है, वृत्त की परिधि पर है, तो ये 100 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। ये मान लो 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 120 तो ये 60, 180 ये 100 ये 80, तो कितना हो गया 180। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब जैसे मान लो मैं आयत की बात करूं, तो आयत में ये कितना होता है, 90, और ये भी कितना होता है, 90, तो आमने सामने कोणों का योग कितना हो गया, 180। तो आयत क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि मैं वर्ग की बात करूं तो उसमें भी आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, तो वो भी क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुजों में भी क्या होता है, आमने सामने कोणों का योग 180 अंश, तो वो भी क्या हो जाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज, है ना। आयत और वर्ग चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। जैसे मान लो ये 40 डिग्री दिया हुआ है मुझे, है ना, तो ये वाला जो कोण है बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के बराबर होगा। तो ये वाला कोण भी अगर ये 40 दिया है तो ये 40 होगा, अगर ये 40 दिया तो ये 40 होगा। कैसे होगा, देखो ये 40 है तो ये वाला कोण कितना होगा, 140, क्योंकि रेखा पर कितना कोण बनता, पूरी रेखा पर 180 का, तो इतना 40 है तो इतना कितना हो जाएगा, 140। अब ये 140 है तो ये कितना होगा, 40, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये 40, ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो बाह्य कोण का मान, चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण का मान सुदूर अंतः कोण के मान के बराबर होता है। चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोण एवं बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। जैसे ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है, तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश। अब मान लो मैं इसको यहां बढ़ाऊं, इसको मैंने यहां बढ़ाया, एक ये कोण, फिर इसको मैंने यहां बढ़ाया, एक ये कोण, यहां बढ़ाया ये कोण और यहां बढ़ाया ये कोण, तो इन चारों बाह्य कोणों का योग भी कितना होगा, 360 अंश होगा। चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज बनता है। जैसे मान लो ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से, तो भुजा बी सी के मध्य बिंदु मान लो क्या है, पी, डी सी का क्या है, क्यू, ए डी का क्या है, आर, और ए बी का क्या है, एस। तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो कोई सा भी चतुर्भुज हो, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज की रचना होती है। कभी कभी क्वेश्चन हमको डायरेक्ट थ्योरी में पूछ लिया जाता है। अगला है आयत, है ना। तो आयत क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। जैसे मान लो ये एक आयत है, ये एक आयत है, तो आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर, और कैसी होंगी, समांतर, है ना। ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। जैसे मान लो मैं ए बी सी डी, तो ए डी और बी सी समांतर हैं और ए बी और डी सी समांतर हैं, ठीक है। आयत के आसन्न भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं, जैसे ए बी के आसन्न कौन सी है, बी सी, ऐसे BC के आसन्न कौन सी है, DC, और DC के आसन्न कौन सी है, AB, और AB के AD के आसन्न कौन है, AB। तो ये आसन्न को भुजाओं के बीच के कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। मतलब इन दो भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण, इन दो भुजाओं के बीच 90, इन दो भुजाओं के बीच 90 और इन दो भुजाओं के बीच में 90। तो आसन्न भुजाओं के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। लंबवत होने का मतलब क्या है, 90 अंश का कोण बनना। आयत के विकर्ण आपस में बराबर तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे एक आयत है तो इसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का ही विकर्ण होगा। जैसे ए बी सी डी, तो इसके AC और BD क्या है, विकर्ण है। तो AC की लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर है तो BD की लंबाई भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये पूरा 10 था तो ये मान लो O है तो OD की लंबाई कितनी होगी, 5, तो BO की लंबाई भी कितनी होगी, 5, OA की लंबाई भी कितनी होगी, 5, और OC की लंबाई भी कितनी होगी, 5। तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, इनके बीच में 90 अंश का कोण कभी नहीं बनता। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनेगा,
यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। तो ये कोण हम लोग बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं कि इनके जो कोण है जो बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, वहाँ पर हम मान लेते हैं कि 90 अंश का कोण है, जबकि वहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनता है। ये एक आयत है मान लो, तो ये 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। मान लो इस पूरे आयत ए बी सी डी, इस आयत का मान लो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। तो ये इसके जो बाइसेक्ट पॉइंट हैं, डायगोनल के बाइसेक्ट पॉइंट हैं या जो कटान बिंदु है, 4 बराबर त्रिभुजों में विभाजित कर देगा। तो ये पूरा कितना है 80 सेंटीमीटर। तो मान लो ये कटान बिंदु O है, तो ओ बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20। ऐसे ही ओ डी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20। ओ डी ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 और ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20। तो क्या करता है, चतुर्भुज के विकर्णों का कटान बिंदु O चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में विभाजित कर देता है बराबर क्षेत्रफलों वाले। ठीक है, आयत के विकर्ण शीर्ष कोणों को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो आयत का विकर्ण है, जैसे मान लो ये विकर्ण है, तो ये जो शीर्ष कोण है, जैसे ये पूरा कोण कितना है, मान लो 60 डिग्री है, तो ये 30-30 नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। हम लोग क्या गलती करते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला जो डायगोनल गया है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा समांतर होती हैं। जैसे मान लो ये एक वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर तथा समांतर होंगी। जैसे मान लो ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये है, तो ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। वर्ग की आसन्न भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो जैसे मान लो ये भुजा और ये भुजा कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो आसन्न भुजाएं कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो विकर्ण बना हमारा, ये विकर्ण आपस में कैसे होंगे, बराबर। ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और ये 90 डिग्री पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। वर्ग के विकर्ण शीर्षों को भी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूरा, जैसे मान लो 60 डिग्री है, तो इतना कोण कितना होगा 30 डिग्री और इतना कोण कितना होगा 30 डिग्री। तो इस पूरे 60 डिग्री को जो इसका डायगोनल है वो 30-30 2 बराबर कोणों में विभाजित कर देगा। विकर्णों के काटने पर 4 सर्वांग सम त्रिभुज का निर्माण होता है। तो जैसे मान लो ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज और ये चौथा त्रिभुज। तो वर्गों के विकर्ण त्रिभुज वर्ग को 4 बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों का निर्माण करते हैं। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से वर्ग का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, तो इनका मध्य बिंदु जो है ये 4 मध्य बिंदु होगा, तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से भी क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। ठीक है, चलिए, समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर हों। जैसे जो आयत होता है ना, आयत को यदि मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, है ना, जैसे मैंने आयत को ये क्या किया, टिल्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। हमने केवल जो आयत सीधा सीधा था उसको मैंने थोड़ा सा झुका दिया, तो क्या बन गया, ये समांतर चतुर्भुज। तो ये भुजाएं तो समांतर हैं तो रहेंगी, थोड़ी सी झुकी बस है, तो ये भुजाएं भी समांतर की समांतर ही रहेंगी, है ना। तो समांतर, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई और आमने सामने की भुजाएं बराबर ही हुई, क्योंकि ये क्या था, चौड़ाई थी, तो ये चौड़ाई उतनी की उतनी रहेगी और ये लंबाई थी तो ये लंबाई भी उतनी की उतनी रहेगी, है ना। तो आयत को थोड़ा सा हम अगर झुका दें तो वो क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो जब हमने झुका दिया है तो क्या ये 90 डिग्री का कोण रहेगा, नहीं रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज की जो आसन्न भुजाएं हैं वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। अब जैसे इनके जो विकर्ण हैं, तो ये क्या विकर्ण अब बराबर रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरफ हमने झुकाया उसका विकर्ण बड़ा हो गया और ये वाला विकर्ण क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। अभी समांतर चतुर्भुज की और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर हों। देख लिया हमने, इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है।
तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये ए बी सी डी, तो कोण बी और कोण डी आपस में बराबर होंगे और कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होंगे। तो इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। विकर्णों के शीर्ष कोणों को दो बराबर भागों में बांटते नहीं बांटते हैं। जैसे मान लो चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण हैं वो शीर्ष को दो बराबर भागों में नहीं बांटते। जैसे मान लो ये पूरा कोण कितना है? 80 अंश है, तो ये 40-40 नहीं होगा, है ना, बराबर भागों में नहीं बांटते हैं। विकर्णों के काटने से 4 बराबर क्षेत्रफलों का निर्माण होता है। तो जैसे मान लो ये विकर्ण है, ये विकर्ण, तो 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों का निर्माण होगा। तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होगा? आपस में बराबर होगा। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके भुजाओं का मध्य बिंदु को अगर मैं मिला दूं तो क्या बनेगा? एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा सभी भुजाएं बराबर हों। तो जैसे हमने आयत को टिल्ट किया था, तो क्या बना था? समांतर चतुर्भुज। यदि मैं वर्ग सीधे एक वर्ग को टिल्ट कर दूं, है ना, थोड़ा सा झुका दूं, तो क्या बनेगा? समचतुर्भुज बनेगा। तो इसमें भी विकर्ण क्या रहे? अब बराबर नहीं रहे, है ना, और इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, लेकिन वो शीर्ष भी इसके बराबर नहीं होंगे। तो अभी हमने देखा वर्ग को थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो क्या बन जाता है? समचतुर्भुज का निर्माण होता है। तो मैं एक समचतुर्भुज यहां बना लेता हूं। ये बन गया ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज बन गया। इसमें विकर्ण कौन कौन से होंगे? विकर्ण होंगे बी डी और ए सी। तो क्या बोला है? विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते किंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे विकर्ण बी सी, बी डी और ए सी एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। मतलब जितना बी से ओ तक की दूरी होगी उतनी ही ओ से डी तक की होगी, और जितनी ओ से ओ तक की होगी उतनी ही ओ से सी तक की दूरी होगी। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। विकर्णों के शीर्ष कोणों को दो बराबर भागों में नहीं बांटते। तो जो विकर्णों के शीर्ष हैं, जैसे ये विकर्ण है, इसका शीर्ष है, जैसे मान लो ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये 30-30 नहीं होगा, दो बराबर भागों में नहीं बांट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विकर्णों के काटने से 4 बराबर त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो वही प्रॉपर्टी आ गई हमारी, विकर्णों के काटने से 4 त्रिभुजों का निर्माण होगा। एक त्रिभुज ये, ऐसा ही एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। तो चार हमारे त्रिभुजों का निर्माण होगा और चारों का क्षेत्रफल कैसा होगा? आपस में बराबर होगा। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। इसकी तो ये मध्य बिंदु हैं, इनको मिला दो तो क्या बन जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। चलिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज का जो है ज्योमेट्री में कोई उतना खास यूज़ नहीं है। इसका यूज़ होता है हमारे मेंसुरेशन के पार्ट में, क्षेत्रमिति के पार्ट में। तो इसमें क्या होता है कि ये 2 भुजाएं कैसी कहलाती हैं? समांतर भुजाएं, और ये 2 भुजाएं जो हैं वो कैसी हैं? असमांतर भुजाएं हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज़्यादातर एग्जाम में देखा है मैंने, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित क्या? ऊंचाई। और ऊंचाई क्या होती है? जो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम ऊंचाई बोलते हैं। तो ये हमने अपने ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टी अभी कवर कर दी और आई होप कि आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। थैंक यू।